सेकेंड पार्ट देखने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हर वो बेसिक चीज़ बताए हैं कैसे पीड़िता के साथ पुलिस से लेकर एसआईटी टीम तक उस केस को दबाने की कोशिश किया। मतलब कि पार्ट वन में बहुत कुछ है जो कि आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस पार्ट टू के वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीआई ने इस केस को कैसे इन्वेस्टिगेट किया, कि हर मोड़ पे गलती किया। भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस तरीके से भूल कैसे कर सकती है कि हर मोड़ पे गलती करे। फिर कोर्ट ने इसे फटकार लगाया। फिर कोर्ट ने ये जो बिहार में अभी सीबीआई है, इस सीबीआई से इस केस को लेकर दिल्ली के सीबीआई को इस केस को ट्रांसफर कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हर वो चीज़ को देखेंगे कि सीबीआई ने इस केस को कैसे इन्वेस्टिगेट किया, किस मोड़ पे गलती किया, फिर कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया और अभी करंट में इस केस का क्या स्टेटस है। 31 जनवरी 2026 को राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 13 फरवरी 2026 को एसआईटी टीम से लेकर बिहार के सीबीआई को इस केस को हैंड ओवर कर दिया। लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सीबीआई को मामला सौंपे जाने के बाद भी एसआईटी उनके घर डीएनए नोटिस लेकर पहुंची। एनडीटीवी के अनुसार परिवार ने विरोध किया, ग्रामीण जमा हो गए, एसआईटी टीम वापस लौट गई। परिवार ने कहा कि अगर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है तो एसआईटी हमेशा क्यों परेशान कर रही है। ये परिवार वालों की तरफ से आरोप था और ये सबसे बड़ा पॉइंट है भी यहाँ पे, क्योंकि सीबीआई को जब इस केस को सौंप दिया गया था तो एसआईटी का अब इस केस में क्या काम है। एसआईटी इस केस का इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की थी, तब तो इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया था। तो फिर भी एसआईटी टीम उसके घर क्यों जा रही है, उसको परेशान क्यों कर रही है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस केस का। 6 मार्च के एक रिपोर्ट में लिखा है कि बाद में पॉक्सो एक्ट की भी धारा जोड़ी गई थी। तेलंगाना टुडे रिपोर्ट के अनुसार पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी गई। बीएनएस की धारा 64 सहित अन्य धारा भी शामिल हुई इस केस में। अदालत ने पूछा, अगर पीड़िता नाबालिग थी तो शुरुआत में पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लागू किया गया। 15 जनवरी 2026 को शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार किया गया और उसे हिरासत में भेज दिया गया। 13 मार्च को मनीष रंजन ने कोर्ट में याचिका दायर किया जमानत के लिए, बट 16 मार्च 2026 को कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दी। फिर मनीष रंजन ने पटना के हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जमानत के लिए। अब यहीं से इस केस का असली सच सामने आना शुरू हो गया। अदालत ने जांच पर सवाल उठाए, हत्या की धारा लगाने में देरी क्यों हुई थी, मोबाइल फोन और अन्य सबूत की जांच क्यों नहीं हुई। लेकिन 10 अप्रैल 2026 को सीबीआई द्वारा 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न करने के कारण 15 अप्रैल 2026 को 90 दिनों का टाइमलाइन पूरा हो गया मनीष रंजन को जेल में, जिसके कारण मनीष रंजन को डिफॉल्ट बेल मिलने का भी अधिकार मिल गया। फिर 16 अप्रैल 2026 को उसे डिफॉल्ट बेल मिल भी गया। अदालत ने कहा, देरी के कारण स्पष्ट नहीं है, प्रशासनिक जांच की आवश्यकता नहीं है। परिवार वालों ने इस पर नाराजगी जताई। पीड़िता के वकील एसके पांडे ने कहा कि एजेंसी के पास समय सीमा पूरा न करने की कोई स्पष्ट कारण नहीं थी। बाल अधिकार कार्यालय कृष्णा देव मिश्रा ने कहा कि इतने गंभीर मामले में पोक्सो एक्ट क्यों नहीं जोड़ा गया। 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न करने की गंभीर लापरवाही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टाइम भी कम नहीं था, 90 दिनों का टाइम था, फिर भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं किया। क्या चार्जशीट दाखिल इसलिए नहीं किया गया कि मनीष रंजन को डिफॉल्ट बेल मिल जाए, और इतने गंभीर जैसे मामले में भी पोक्सो एक्ट को नहीं जोड़ा गया। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है कि आप सोचोगे कि सीबीआई को जब 13 फरवरी को केस मिला था तो 15 अप्रैल को केस का टाइमलाइन कैसे पूरा हो गया, 90 दिनों का टाइम कैसे हो गया, जबकि अप्रॉक्स 61 डेज ही हो रहा है सीबीआई को केस दिए हुए। तो अब ध्यान से देखो कि 90 दिनों का टाइमलाइन कैसे पूरा हुआ इस केस में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है देखने वाली कि 90 दिनों का जो टाइमलाइन होता है वो सिर्फ आरोपी के पास होता है, कि आरोपी जिस दिन से जेल में जाता है 90 दिनों तक रहता है, उसी के भीतर में चार्जशीट फाइल करना होता है, ना कि कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास 90 दिनों का टाइम होता है। सिर्फ 90 दिनों का टाइम होता है आरोपी के पास कि 90 दिनों के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको ये साबित करना होता है कि एक्चुअल में ये आरोपी है कि नहीं है। 90 दिनों के अंदर वही होता है, 90 दिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास नहीं होती है, 90 दिन एक्चुअल में आरोपी के पास होता है। 13 फरवरी को जब इस केस को सीबीआई को दिया गया था, उसके बाद सीबीआई ने इस केस को कैसे कत्ल कर दिया। आइए अब उस चीजों को देखते हैं कि भारत के सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतनी गलती कैसे कर सकती है। ये शॉकिंग बात है और ये सोचने वाली बात है कि अगर भारत में कोई सा भी ऐसा केस होता है जो किसी से सोल्व नहीं होता है तो एंड ऑफ द टाइम इस केस को सीबीआई को दे दिया जाता है, और वही सीबीआई यहाँ पे इतनी सारी हर मोड़ पे कैसे गलती कर सकती है। तो आइए अब इस चीज को देखते हैं। सारी उम्मीद सीबीआई पे थी, बट 2 मंथ खत्म होने के बाद भी सीबीआई को ये तक नहीं पता है कि लड़की के साथ क्या हुआ है, रेप हुआ है कि गैंग रेप हुआ है, कौन आरोपी है कौन नहीं है, सीसीटीवी में क्या चीज है कोई पता नहीं है, मोबाइल रिकॉर्डिंग का पता नहीं है, जो लड़की है उसके अंडरगारमेंट में सीमेंट जो पाया गया वो किसका है नहीं है। सीबीआई को 2 मंथ हो गया बट कोई भी चीज का पता नहीं है।
जबकि सब चीज उसके पास रिपोर्ट है। मतलब कि सीबीआई को कुछ भी नहीं पता है, ABC कुछ भी नहीं पता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुआ ये कि सीबीआई को जो टीम जांच कर रही है, जब 2 मंथ हो गया, फिर सीबीआई ने कोर्ट पहुंची स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कि अभी तक क्या हुआ है, क्या पता चला है। कोर्ट ने जब रिपोर्ट मांगा तो यहीं से सब कुछ सच सामने आने लगता है। यहीं से पूरा चीजों का खुलासा होता है कि अभी तक सीबीआई ने इस केस में क्या किया है, असल में इस केस का क्या अभी स्टेटस है। आइए अब इस चीजों को देखते हैं। जज ने जब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा सीबीआई से कि इस केस को आप किन किन धारा में जांच कर रहे थे, शायद ऐसा कुछ धारा होता है जो नॉर्मल लोगों को भी पता होता है, और इस सीबीआई को तो धारा पूरा रटा दिया जाता है। जज साहब ने पूछा कि इस केस में वो सभी धारा है, बट पोक्सो क्यों नहीं लगाया गया है। हालांकि 6 मार्च को एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि पोक्सो भी लगा दिया गया है। ये वो धारा है जिसमें लोगों का उम्र कैद हो जाता है। इसी धारा से आइडेंटिफाई होता है कि लड़की बालिग है या नाबालिग है। जज साहब ने पूछा कि आपने ये धारा को क्यों नहीं लगाया, तो सीबीआई ने बोला कि हमें केस दिया गया था जो पटना पुलिस के तरफ से, हमने उसी धारा उसी के हिसाब से इस केस का जांच शुरू कर दिया। अब सोचिए कि सीबीआई को किसी केस को जांच करने के लिए क्यों दिया जाता है, इसलिए कि लोकल पुलिस, SIT जो भी टीम होता है, वो टीम इस केस को अगर सही से जांच नहीं कर पाती है, तब एंड ऑफ द टाइम ये आता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इस केस को सीबीआई को दे दिया जाए, जिससे सीबीआई इस केस को अपने तरीके से अच्छे से जांच करे। बट यहाँ पे ये जो सीबीआई है, जो लोकल पुलिस है, उसमें FIR था, जो FIR में धारा मेंशन था, उसी धारा के हिसाब से ये सीबीआई जांच करना शुरू कर देती है। सेकंड क्वेश्चन जज साहब का, जिस हॉस्टल में लड़की बेहोश पाई गई थी, उस हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन उस दिन कहाँ था? मनीष रंजन से पूछताछ करने में क्या नई जानकारी मिली? तो सीबीआई का जवाब सबसे हैरानी वाला आया। सीबीआई ने कहा कि अभी मनीष रंजन से कोई भी पूछताछ नहीं किया गया है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि अभी तक आपने मनीष रंजन से क्यों पूछताछ नहीं किया है? तो सीबीआई ने कहा कि अभी ऐसा कुछ जरूरी नहीं पड़ा है, जब जरूरी पड़ेगा तो हम मनीष रंजन से पूछ लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2 मंथ हो गया इस केस को सीबीआई के दिए हुए, और अभी तक सीबीआई को कुछ ऐसा जरूरी नहीं पड़ा कि मनीष रंजन से पूछा जाए। एक लौता ऐसा सस्पेक्ट है जिसको अरेस्ट किया गया था और जेल में भेजा गया था, इसी पे शक था, और इससे सीबीआई कुछ भी पूछताछ नहीं करती है। अफसोस की बात है कि सीबीआई ने इससे कुछ भी पूछताछ नहीं की। सीबीआई ने इससे पूछताछ करता तो कुछ भी तो ऐसा क्लू मिलता जिससे केस को इन्वेस्टिगेशन करने में और भी आसानी हो जाती। बट अफसोस कि मनीष रंजन से एक भी दिन नहीं पूछा गया, ना ही पुलिस ने पूछा, ना ही SIT ने पूछा, ना ही सीबीआई ने पूछा। कोई ने मनीष रंजन से कुछ भी इंट्रोगेट नहीं किया, जबकि सीबीआई उससे क्वेश्चन पूछ सकता था कि हॉस्टल में 5-6 जनवरी को रूम को क्यों साफ कर दिया गया। कुछ तो मनीष रंजन बता सकता था कि रूम को क्यों साफ किया गया, रूम में क्यों कंबल और पानी ले जाया गया, रूम को क्यों नहीं पूरा सील किया गया, रूम में लोगों को क्यों आने जाने दिया गया, और यहाँ तक कि पुलिस को क्यों नहीं उसी दिन उसी समय खबर किया गया कि लड़की बेहोश हो गई है। सीबीआई मनीष रंजन से पूछ सकती थी, मनीष रंजन बता भी सकता था, जिसे इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होती। बट इनको कुछ ऐसा जरूरी नहीं पड़ा कि मनीष रंजन से कुछ भी सवाल पूछा जाए। जज भी समझ रहा था कि आखिर ये गेम क्या चल रहा है, सीबीआई ने इस केस को कैसे इन्वेस्टिगेट किया है, इस केस के पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है जो कि इस केस की सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहता है, जिसके कारण सीबीआई हर मोड़ पे गलती कर रही है। थर्ड क्वेश्चन जज साहब का सीबीआई से, मनीष रंजन का जो कॉल डिटेल्स है, लोकेशन, उस रात को कहाँ था, ये सब आ गया होगा, तो इससे क्या पता चला है, क्या कनेक्शन मिला है? तो सीबीआई का जवाब आता है कि 8 मोबाइल जब्त किया गया है, जिसमें मनीष रंजन का भी मोबाइल जब्त किया गया है। बट सॉरी, अभी तक डिजिटल कोई भी ट्रैकिंग नहीं किया गया है, अभी तक कोई डिजिटल ट्रैकिंग नहीं कर पाए हैं। फोर्थ क्वेश्चन जज साहब का सीबीआई से, जज साहब सीबीआई से पूछते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो FSL का रिपोर्ट आया है, इसमें जो विक्टिम के अंडरगारमेंट में स्पर्म मिला है, उस स्पर्म का मिलान जो भी लोग स्पर्म का सैंपल दिए थे उससे आपने कराया है कि नहीं कराया है? अगर कराया है तो उसमें अभी तक क्या पता चला है, किसके स्पर्म से मैच हुआ है? तो फिर सीबीआई का वही जवाब, अभी नहीं किया गया है, अभी नहीं पता है ये स्पर्म किसका है नहीं है। फिर जज साहब ने पूछा कि स्पर्म का कुछ सैंपल दिल्ली एम्स को भेजा गया था, उसका रिपोर्ट आया है, उसमें क्या पता चला है? तो फिर सीबीआई का जवाब सबसे शॉकिंग आता है कि सर अभी हमने वहां से कोई रिपोर्ट मंगाया ही नहीं है। तो जज साहब ने पूछा ऐसा क्यों? तो सीबीआई का जवाब आता है कि अभी ऐसा उस रिपोर्ट का जरूरी नहीं पड़ा है, जब उस रिपोर्ट का जरूरी पड़ेगा तो हम वहां से मंगा लेंगे। सबसे शॉकिंग की बात यह है, लड़की के अंडरगारमेंट पे स्पर्म का सैंपल मिलता है और उस स्पर्म का अभी तक मिलान नहीं हुआ है, अभी तक जांच नहीं हुआ है, जबकि जितना भी सस्पेक्ट है उसका स्पर्म सैंपल लिया गया है, उससे मिलान नहीं हुआ है कि एक्चुअल में किसका स्पर्म है, नहीं स्पर्म है। तो अब सोचो कि देश के सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये हालात है कि हर मोड़ पे गलती कर रहा है। 2 मंथ का टाइम हो गया, अभी तक कोई भी जांच का पता नहीं चला है, कोई मोबाइल ट्रैकिंग, कोई डिजिटल ट्रैकिंग नहीं हुआ है। तो अब हम किस पे भरोसा कर सकते हैं? अब फाइनल जज साहब सीबीआई से पूछते हैं कि इस केस में और कितना टाइम लगेगा, जांच कहां तक पहुंचा है बताओ। तो सीबीआई का जवाब आता है कि सर इस केस में कुछ भी नहीं है,
बट अभी जांच चल रहा है। यार सोचने वाली बात है कि जिस केस का 5 महीना हो गया, उस केस में अभी तक पता नहीं चला है। उस केस को लोकल पुलिस जांच कर चुकी है, एसआईटी टीम जांच कर चुकी है, सीबीआई भी जांच कर चुकी है। यहाँ तक कुछ भी नहीं पता चला है कि ये एक्यूज कौन है। और ये सीबीआई कहता है कि इस केस में कुछ है नहीं, और उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट कहता है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है, आत्महत्या नहीं की है। तो आखिर कौन सच है और कौन झूठा है? क्या सीबीआई सच है? सीबीआई सच बोल रहा है कि इस केस में कुछ भी नहीं है, या एफएसएल और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आया है वो गलत है? सब के सब इस केस को दबाने में लगा हुआ है। अब उस माँ को भी पता चल गया कि जस्टिस नहीं मिलने वाली है, तो उस माँ ने क्या कहा। इस केस का ऑफिशियली करेंट स्टेटस अभी ये है कि पटना कोर्ट ने जो बिहार के सीबीआई था, उस सीबीआई से केस को लेकर दिल्ली सीबीआई को इस केस को दे दिया है, और दिल्ली सीबीआई इस केस पे जांच कर रही है। बट अभी तक दिल्ली सीबीआई के पास से भी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है कि एक्यूज कौन है नहीं। नवनीता झा ने कहा कि अब अपराधी बलात्कार के बाद सबूत मिटाने के लिए हत्या भी करने लगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह सिर्फ एक नारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बेटी घर से बाहर डॉक्टर बनने के लिए निकलती है और वापस लाश बनकर लौटती है, तो सिर्फ एक परिवार नहीं टूटता है, पूरा समाज हार जाती है। एक माँ जिसने अपने बेटी को सपने के साथ भेजा था, आज अदालत के बाहर न्याय का इंतजार कर रही है। एक पिता जो डॉक्टर बनते देखने का सपना लेकर जी रहा था, आज फाइलों और तारीखों में उलझा है, और समाज चुप है आज भी। कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी दिल्ली, लेकिन हर जगह सवाल एक ही है, क्या हमारी बेटी सुरक्षित है? क्या हमारी बेटी सुरक्षित है?